नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम बात करने आए हैं आपकी कक्षा 12 के इतिहास के पाठ्यपुस्तक पहली पाठ्यपुस्तक के तीसरे पाठ यानी किनशिप कास्ट एंड क्लास, बंधुत्व जाति और वर्ग के बारे में। इसके बारे में हम कक्षा में बहुत अच्छे ढंग से बहुत अच्छे गहराई से पढ़ चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि एग्ज़ाम का समय है तो बस इसका एक छोटा सा हल्का सा रिवीजन करने के लिए आज के हमारा वीडियो है। और इस वीडियो में हम इसको बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको अच्छी तरह से इसके बारे में समझ लेनी चाहिए, याद कर लेनी चाहिए, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि इस जो हमारा ये चैप्टर है इसमें हमें 600 BCE से 600 CE यानी लगभग 1000 वर्षों के दौरान जो भारत के सामाजिक इतिहास में परिवर्तन हुए उनका अध्ययन करने का मौका मिलेगा। आपको याद है कि जो हमारा दूसरा पार्ट था उसमें हमने इसी अवधि के दौरान यानी 600 BC से 600 CE के दौरान हमने पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो इतिहास था भारत का उसकी चर्चा की थी। और अब हम इस तीसरे पार्ट में बात करेंगे भारत के सामाजिक इतिहास की। तो इस पार्ट को हम मुख्य रूप से 7 भागों में बांट सकते हैं। देखिए, पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पहले से प्लानिंग कर लें कि आप जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसको कितने भागों में बांटकर किन किन विषयों को किन किन टॉपिक्स को लेकर चलना है। तो हमारा जो पहला इसका भाग है वो आपके पेज नंबर 53 और 54 पर है। इस चैप्टर में मतलब इस भाग में इस टॉपिक में जो 53-54 पर है इसमें हम बात करेंगे सोर्सेस के बारे में कि इस इतिहास को सामाजिक इतिहास को जानने के सोर्सेस क्या हैं, क्या सामाजिक परिवर्तन, क्या राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन जिससे समाज पे क्या असर पड़ रहा था। और हम महाभारत जो एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा स्रोत है इस सामाजिक इतिहास को जानने का, उसके बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो ये है कि 600 BCE से 600 CE के दौरान ऐसे क्या सोशल चेंजेस दिखाई दे रहे थे भारतीय समाज में जिनके वजह से हम इस इतिहास को पढ़ना चाह रहे हैं और क्या क्या मुख्य परिवर्तन हमें दिखाई दे रहे थे। तो 3 नंबर का प्रश्न आएगा और इस 3 नंबर के प्रश्न में आपको 3 बातें लिखनी होंगी। तो जो पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें इस अवधि के दौरान दिखाई देता है वो है कि एग्रीकल्चर यानी कृषि का विस्तार फॉरेस्टेड एरिया में, जंगली क्षेत्रों में भी हो गया और जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे जैसे निषाद वगैरह वो भी कृषि करके स्थायी जीवन की ओर अग्रसर होने लगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज था जो इस अवधि के दौरान हमें दिखता और इसका समाज पर असर पड़ रहा था। दूसरा महत्वपूर्ण जो सामाजिक परिवर्तन हमें यहाँ पर दिखाई देता वो है कि जो क्राफ्ट स्पेशलिस्ट थे यानी जो हमारे शिल्पकार थे वो एक डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप, एक अलग एक पृथक एक विशिष्ट रूप से सामाजिक वर्ग के रूप में उभरते दिखाई दिए, जिसकी वजह से जातियाँ और श्रेणियाँ हमें दिखाई देने लगी। और तीसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन था वो ये था कि जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन था, जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन, संपत्ति संसाधनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो अनइक्वल हो गया, जिससे कि समाज में सोशल डिफरेंसेस भी काफ़ी बढ़ गए। तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रकार के परिवर्तन हमें इस 600 BCE से 600 CE की अवधि के दौरान दिखाई देते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको याद रखना है, इस पर किसी भी तरह से सवाल आ सकता है, आपको याद रखना है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है बच्चों वो ये है कि हम बात करेंगे कि इस यानी सामाजिक इतिहास को पढ़ने के लिए हमारे पास कौन से सोर्स हैं। आपको पता है कि इतिहासकार कोई कहानीकार नहीं होता कि वो अपनी कल्पना से कुछ भी इतिहास लिख देगा, ऐसा तो नहीं होता। हमारे पास कुछ सोर्सेज होने चाहिए, उन्हीं के आधार पर हम इतिहास लिखते हैं। तो सामाजिक इतिहास को जानने के क्या सोर्सेज हैं इस 600 BCE से 600 CE के दौरान। तो स्टूडेंट्स आपको 2 सोर्सेज बहुत अच्छे ढंग से याद रखने हैं। पहला सोर्स जो है वो है कि जिन्हें हम कहते हैं टेक्सचुअल ट्रेडिशंस, यानी जिसमें हम महाभारत को मुख्य रूप से लेकर चलेंगे, धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों को जैसे मनुस्मृति वगैरह को लेकर चलेंगे। तो इन ग्रंथों में हमें उस समय के समाज की दर्पण, उस समय की झांकी मिलती है वो उसके आधार पर। और दूसरा कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, कुछ अभिलेख हैं जो राजाओं के द्वारा लिखवाए गए हैं और शासकों के द्वारा लिखवाए गए या किसी बड़े गिल्ड के द्वारा लिखवाए गए हैं। तो उनसे भी हमें सामाजिक इतिहास के बारे में पता चलता है। तो इस तरह से आपको ये बात याद रखनी है कि इस अवधि का यानी 600 BCE से 600 CE के दौरान जो इतिहास लिखा गया तो उसके जो सामाजिक इतिहास लिखा गया तो उसका जानने के 2 मुख्य स्रोत हैं। एक है टेक्सचुअल ट्रेडिशन यानी कि हमारी जो ग्रंथीय परंपराएं हैं, ग्रंथों की परंपराएं जो लिखित रूप से हमारे पास जो चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे महाभारत है,
मनुस्मृति है और दूसरे इसी तरह के धर्मशास्त्र धर्मसूत्र हैं, और दूसरी जो है वो इंस्क्रिप्शंस हैं, यानी कि क्या हैं, अभिलेख। तो ये बात भी हो गई। अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आता है, कई बार आ जाता है और हो सकता है इस बार भी आ जाए। वो ये है, आपको अपनी एनसीईआरटी किताबों को ना बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उनमें से जो कुछ सेंटेंसेस लिए जाते हैं और उन सेंटेंसेस को ही क्वेश्चन के फॉर्म में, जो वहीं से सेंटेंस उठा के क्वेश्चन के फॉर्म में रख देते हैं और उस हिसाब से पूछते हैं। तो जैसे मैं अगर आपके सामने एक क्वेश्चन रखूं, वो है यूज्ड केयरफुली टेक्स्ट्स अलाउ अस टू पीस टुगेदर एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसेस दैट शेप्ड सोशल हिस्ट्रीज, कमेंट। और इसी को हिंदी में अगर कहें तो, यदि ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है, टिप्पणी कीजिए। तो अब ऐसे प्रश्न का उत्तर आपको पेज नंबर 53 पर मिलेगा। एक्चुअल में स्टूडेंट हुआ ये था कि ये जितने भी ग्रंथ थे, टेक्सचुअल ट्रेडिशन जिन्हें कह रहे हैं, इंस्क्रिप्शन जो हैं, ये एक विशिष्ट सामाजिक समूह है, या वो राजा हो सकता है, या कोई गिल्ड हो सकती है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है प्रभावशाली, उसने अपने उद्देश्य को ध्यान में रखकर लिखवाए गए थे। तो इसलिए जब हम इन टेक्सचुअल ट्रेडिशंस या इंस्क्रिप्शंस के आधार पर सामाजिक इतिहास लिखने की कोशिश करते हैं, तो हमें थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। हमें ये देखना चाहिए कि ये किसने लिखवाए, किस उद्देश्य से लिखवाए, किसके लिए लिखवाए, किस लैंग्वेज में लिखवाए, कौन ऑडियंस था, कब लिखवाए गए, कौन से स्थान पर लिखवाए गए, और उनको सर्कुलेट करने का तरीका क्या था। ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान से समझ लेंगे, तब फिर हम इन ग्रंथों का, इन टेक्सचुअल ट्रेडिशंस का, इन इंस्क्रिप्शंस का यूज़ करके हम सामाजिक इतिहास के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पेज नंबर 53 में आसानी से मिल जाएगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि जो टेक्सचुअल ट्रेडिशन और इंस्क्रिप्शंस हैं, वो सामाजिक इतिहास जानने का अच्छा सोर्स तो हैं, लेकिन हमें कुछ सावधानी रखनी, कुछ बातें उनके बारे में पहले से जाननी है, जिनके बारे में अभी मैंने जिक्र किया। तो अब हमारे सामने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे मैंने बताया कि जो ये पूरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर, ये महाभारत को एक मुख्य स्रोत के रूप में लेकर सामाजिक इतिहास को जानने का प्रयास करता है। तो आपसे परीक्षा में महाभारत के बारे में भी कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। तो महाभारत के बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी है। सवाल जैसा भी आया उसको उसी हिसाब से आप इन तथ्यों को वहाँ पर मोल्ड करके प्रयोग कर सकते हैं। तो महाभारत की कुछ खास बातें जो आपकी किताब में ही हैं, पेज नंबर 53 और 54 में, तो उनको याद रखना है और उसके हिसाब से आपको उत्तर देने। जैसे सबसे पहली बात जो है कि महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, वर्सेस 1 लाख वर्सेस हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो वर्सेस हैं, इनका जो डिपिक्शन है वो मतलब ये किस चीज़ का वर्णन करते हैं, ये सोशल कैटेगरीज और सिचुएशंस का वाइड रेंज में डिपिक्शन करते हैं। इसका मतलब ये बहुत बड़े व्यापक स्तर पर समाज में जो श्रेणियां थीं, समाज में जो वर्ग बने हुए थे, जो सामाजिक परिस्थितियां थी, उनको ये 1 लाख श्लोक बताते हैं हमें। और इसके अलावा हम ये भी याद रखें कि जो हमारा महाभारत है वो लगभग 1000 साल तक लिखा जाता रहा है, क्योंकि इसका कोई एक राइटर, एक ऑथर नहीं माना जा सकता। ये बहुत लंबे समय तक लिखवाते, समय समय पे लोग इसमें चीज़ें जोड़ते गए, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1000 साल तक इसका लेखन जारी रहा। और कब से लिखना शुरू हुआ, तो ये माना जाता है कि 500 BCE से इसका लेखन शुरू हुआ और लगभग 500 CE तक ही चलता रहा। और फिर महाभारत की जो खास बात है वो ये है कि इसमें बताया गया कि जो 2 कज़न ब्रदर थे, जो 2 चचेरे भाई थे, कौरव पांडव, उनके बीच के युद्ध का वर्णन है। और इसमें उनके युद्ध का वर्णन तो है ही, साथ ही इस महाभारत के ग्रंथ में हमें जो हमारे वेरियस सोशल ग्रुप्स हैं, जो अलग अलग सामाजिक वर्ग हैं, उनके लिए क्या सामाजिक नॉर्म्स होने चाहिए, क्या बिहेवियर के उनके नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर होने चाहिए, उनके जो व्यवहार करने के जो आदर्श हैं, जो मानक हैं, वो कैसे होने चाहिए, इसके बारे में भी हमें महाभारत से बहुत कुछ पता चलता है। तो इसका मतलब महाभारत में 2 मुख्य बातें हैं। एक तो ये एक युद्ध का इतिहास है, जिसमें चचेरे भाइयों के लिए पितृसत्तात्मकता के लिए जो आपस में जो उनका युद्ध हुआ, अपने पिता की संपत्ति, अपने सत्ता हासिल करने के लिए, एक तो उसका वर्णन है। लेकिन साथ ही साथ इसमें पूरे समाज के लिए
नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर कि किस तरह से किस तरह से व्यवहार किया जाए हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, क्या प्रत्येक श्रेणी के लिए क्या क्या हमारे व्यवहार करने के तरीके आदर्श हो सकते हैं, उनके बारे में भी इसमें बहुत जिक्र है। तो इस तरह से आपने हमारे महाभारत के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है, और सवाल कैसा भी आए आप इन सब बातों को मिला जुला के उसका आंसर लिख सकते हैं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, अब आप पेज नंबर 54 पर आ जाइए, और उस 54 पेज पर हमें क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत के बारे में बताया गया है, यानी महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण के बारे में बताया गया। तो महाभारत का जो आलोचनात्मक संस्करण है उसके बारे में भी आपको कुछ खास बातें याद रखनी है और उनका प्रयोग करना है जब भी क्वेश्चन इस पर आए। तो सबसे पहली बात जो आपको इसके बारे में याद रखनी है कि महाभारत का आलोचनात्मक जो संस्करण है, जो क्रिटिकल एडिशन महाभारत है, उसको तैयार किया था वी.एस. सुक्तांकर ने। और ये वी.एस. सुक्तांकर कौन है? आपका जो CUT का एग्ज़ाम है उसमें तो बहुत छोटी छोटी बातों को भी निकाल कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से आपको सब चीज़ों को पढ़ना और याद रखना है, समझना है। तो वी.एस. सुक्तांकर हैं एक नोटेड इंडियन संस्कृतिस्ट, भारत एक प्रसिद्ध भारतीय संस्कृत विद्वान, नोटेड इंडियन संस्कृतिस्ट। तो उन्होंने और उनकी टीम ने, उनके साथ बहुत सारे विद्वान जुड़े थे, उन सब ने मिलकर ये क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत लिखा है, तैयार किया है। और इसमें कई सारे वॉल्यूम्स हैं, कई सारे खंड हैं, और लगभग 13,000 पेजेस में ये पूरी रचना हुई है। और इसको तैयार करने में 47 ईयर्स लगे हैं, 47 साल तक ये इतना महत्वपूर्ण कार्य चला है। और इसमें यानी जो हमारा जो इसका जो क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत इसे तैयार करने के लिए जब उनकी टीम ने काम किया तो उन्होंने दो चीज़ों पर फोकस किया। एक तो उन्होंने पूरे भारत से अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में लिखे गए महाभारत के विभिन्न संस्करण इकट्ठे किए, और फिर उन पर क्या रिसर्च किया, उन पर क्या काम किया। उन्होंने देखा कि इन सब में पहले तो ये पता लगाओ कि कॉमन एलिमेंट क्या है, एक जैसी चीज़ें क्या हैं, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नेपाल से लेकर केरल तक, और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, अलग अलग जो भाषाओं में अलग अलग जो रूप, जो एडिशन मिले हैं महाभारत के, इन सब में कॉमन क्या है पहले तो वो पता लगाओ। तो एक तो कॉमन चीज एलिमेंट्स ढूंढे गए, और फिर ये पूछा गया, और फिर ये ढूंढने का काम शुरू हुआ कि इनमें वेरिएशंस क्या है, परिवर्तन, इसमें अलग भिन्नता क्या है। जो कश्मीर में जो महाभारत लिखा है वो तमिलनाडु के महाभारत से किस तरह से अलग है, तमिलनाडु में ऐसी क्या बातें जोड़ दी है महाभारत में जो कश्मीर वाले में नहीं है, या गुजरात के महाभारत में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अरुणाचल वाले में नहीं है। तो आप जानते हैं कि जो हमारा भारत इतना विशाल है और उसमें विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, विभिन्न प्रकार के अलग अलग आचार व्यवहार, खान पान, रीति रिवाज, गीत संगीत सब हैं। तो वो अपने लोकल ट्रेडिशन को, अपने लोकल कल्चर को जरूर ही महाभारत के जैसे मुख्य ग्रंथ में जोड़ा करते थे, तो इसलिए कुछ वेरिएशंस भी आए। और ये वेरिएशंस हमें दिखाते हैं कि जो डोमिनेंट कल्चर है और जो सबऑर्डिनेट कल्चर है, यानी मेन कल्चर और लोकल कल्चर, उनके बीच में एक डायलॉग हुआ, उस डायलॉग की वजह से ये परिवर्तन आए हैं। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है, और एग्ज़ाम में अगर क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत के बारे में आए क्वेश्चन तो इन्हीं सारी बातों को, इन्हीं सारे पॉइंट को मिला जुला कर, घुमा फिरा के आपको इसका उत्तर देना होगा। अब जो अगला बहुत महत्वपूर्ण सवाल है हमारे लिए वो है संस्कृत टेक्स्ट शुड बी यूज्ड विद कॉशन टू रिकंस्ट्रक्ट द सोशल हिस्ट्री बिटवीन 600 BC to 600 CE, इलेबोरेट। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 54 पर मिलेगा। 54 में आपको ये बताया गया है कि भाई हमारे जो संस्कृत टेक्स्ट हैं उनका, यानी संस्कृत के जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनका प्रयोग करके हम सोशल हिस्ट्री तो पता लगा सकते हैं, लेकिन उनका प्रयोग करने के लिए हमें कुछ बातों का जो है वो खास ध्यान भी रखना पड़ेगा ताकि हम सही चीज़, सही निष्कर्ष पे पहुंच सकें। एक्चुअल में हुआ ये था कि जब शुरुआत में सामाजिक इतिहास लिखने के लिए ढूंढे गए, जो विद्वानों ने काम शुरू किया, इतिहासकारों ने काम शुरू किया, तो उन्होंने संस्कृत ग्रंथ लिए और उसमें जो कुछ लिखा होता उसको एज इट इज़ मान लिया कि जो इसमें लिखा है उस समय का समाज ऐसा ही होगा।
और तो इस तरह से उस समय का इतिहास का रचना कर दी गई, सामाजिक इतिहास की। कि इस संस्कृत ग्रंथों में जो विवाह के कानून बता रखे हैं, जो उत्तराधिकार के कानून बता रखे हैं, जो गोत्र के कानून बता रखे हैं, जो संपत्ति के कानून बता रखे हैं, ये संस्कृत ग्रंथ में लिखा है, तो इसका मतलब उस समय के समाज में ऐसा ही चलता होगा। तो ऐसा ही मान लिया कि भाई इस तरह का इतिहास होगा, सामाजिक इतिहास। लेकिन बाद में चलकर जब इतिहासकारों ने जो दूसरी ट्रेडिशंस हैं, जैसे पाली, प्राकृत, तमिल, इनमें इनमें लिखी बातों को भी जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, तो उन्हें लगा कि नहीं भाई, समाज में एक्चुअल में ऐसी स्थिति नहीं थी कि जो आदर्श बातें संस्कृत ग्रंथों में बताई गई हैं, समाज बिल्कुल उसी आदर्श के अनुसार, बिल्कुल एज इट इज़ उसमें फॉलो करता था, उन्हीं के अनुसार चलता था। ऐसा नहीं है। कई बार तो जो संस्कृत ग्रंथों में नियम कायदे बता रखे थे, उनसे अलग हटकर भी लोग उन पर क्वेश्चन भी उठाते थे, उनसे अलग हटकर भी व्यवहार करते थे, और कई बार तो उन्हें रिजेक्ट भी कर देते थे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम 600 BCE से 600 CE का सामाजिक इतिहास पढ़ें, तो हम संस्कृत ग्रंथों का प्रयोग तो अवश्य करेंगे ही, क्योंकि मुख्य वर्णन तो उन्हीं में है। लेकिन हम उनको पढ़ते समय इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि इनमें जो कुछ लिखा है वो एज इट इज़ समाज में फॉलो होता था, ये जरूरी नहीं है। पाली, प्राकृत, तमिल जैसे जो दूसरे परंपराओं का जब ग्रंथ हम पढ़ते हैं, तो उनसे हमें पता चलता है कि संस्कृत ग्रंथों में लिखी गई सारी बातों को समाज के सभी वर्ग पूरी तरह से नहीं मानते थे। कई बार उन पर क्वेश्चन भी करते थे, उन पर प्रश्न भी लगाते थे, और कई बार उन्हें रिजेक्ट भी करते थे। तो इन बातों को ध्यान में रखकर हम जब संस्कृत ग्रंथों का प्रयोग करेंगे सामाजिक इतिहास का पता लगाने के लिए, तो हम ज़्यादा अच्छे ढंग से बातों को समझ पाएंगे। तो ये बात भी आपको अपने आंसर में लिखनी है जब ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो इसके अलावा जो अब ये हमारा जो पहला पार्ट है इस चैप्टर का, वो कंप्लीट हुआ। मैंने बताया ना, 7 खंडों में बांट के हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो पहला खंड में तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करनी है, और अब आप इनको अच्छी तरह समझ गए। अब जो दूसरी बात है, दूसरा खंड जो है इस चैप्टर का, इस पार्ट का, वो है किनशिप एंड मैरिज, मैनी रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस। पेज नंबर 55 से ये शुरू होगा। तो ये जो हमारा टॉपिक है, या ये जो हमारा खंड है, ये जो पोर्शन है इस चैप्टर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो इनमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम फैमिलीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि फैमिली के बारे में इन ग्रंथों में क्या लिखा है। और ये जानना जो जैसे इसका 2.1 है, फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज़। ये वैसे CBSE के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो आपका CUT का एग्ज़ाम होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और उनका मतलब आपको अच्छे ढंग से याद होना चाहिए, क्योंकि मैचिंग में या उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है CUT में भी। जैसे फैमिली और किनशिप के लिए जो इस समय के ग्रंथ हैं, उसमें हमें कुछ शब्द मिलते हैं, जैसे कुल मिलता है, कुला जिसे कह सकते हैं, जाति और वंश। कुल, जाति और वंश, इनके अर्थ आपको पेज नंबर 55 के बॉक्स में दे रखे हैं। आपको इनके अर्थ अच्छे, भैया हम क्लास में तो सब चीज़ कर ही चुके हैं, ये तो रिवीजन के तौर पे आपको बताऊंगा, ये दोबारा फोकस कर लो। तो कुल, जाति और वंश, इन चीज़ों के बारे में आपको ये बॉक्स में दे रखा है। इनको अच्छी तरह से याद रख लें, इनके अर्थों को। इस पर आधारित CBSE में भी सवाल आ सकता है मैचिंग का, या उनके केवल एक शब्द वाले जो एक नंबर वाले क्वेश्चन, और CUT में भी आ सकते हैं। इसी तरह से आपको पेज नंबर 55 पर ही एक नीचे और बॉक्स दे रखा है गुलाबी कलर का, पिंक कलर का, और उसमें 2 मुख्य बातें बता रखी है, पैट्रिलिनी और मैट्रिलिनी, मातृवंशिकता और पितृवंशिकता के बारे में। वो भी आपको, उनका अर्थ भी आपको अच्छे ढंग से याद रखना है, उस पर भी सवाल आ सकते हैं। तो अब हम इनके अर्थ में अब हम नहीं बताएं, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है, ये सब चीज़ हम क्लास में बता चुके हैं। ये केवल आपको रिवीजन के तौर पर बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आ सकती हैं, आप उनको अच्छी तरह तैयार कर लें। अब उसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि जो महाभारत है उसमें आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी, यानी कि पितृवंशिकता के आदर्श को स्थापित किया गया है। ये आपसे सवाल एग्जाम में आएगा CBSE में, कि कैसे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, द महाभारता रीइंफोर्स्ड द आइडिया ऑफ पैट्रिलिनी, इलेबोरेट। Was the idea of patrilineal uniformly followed from 6th century BC onwards? तो पैट्रिलिनी का जो यानी पितृवंशिकता का जो आदर्श है, वो हमारे महाभारत की मुख्य कथा ही है, क्योंकि हम देखते हैं कि इसमें 2 चचेरे भाइयों के ग्रुप थे, पांडव और कौरव, और वो
अपने पिता की संपत्ति को हासिल करने के लिए, पिता के जो सत्ता था, राज है, उसे हासिल करने के लिए आपस में लड़ रहे थे। तो उनकी आपस की लड़ाई ही पितृवंशिकता को दिखाती है कि भाई पितृवंशिकता का मतलब ये है कि पुत्र जो है वो अपने पिता की संपत्ति का, उसके नाम का, उसके सारे अधिकारों का उत्तराधिकारी होगा, उसे ही मिलेगी। तो वो दोनों अपना क्लेम सिद्ध कर रहे थे कि क्योंकि ये मेरे पिता की है तो ये मुझे मिलेगी, वो कह रहा है मेरे पिता की है तो मुझे मिलेगी। तो उनकी आपस की लड़ाई ही पितृवंशिकता को स्थापित करती है। तो इसलिए जो महाभारत है, तो महाभारत जो है वो इसी बात को हमारे स्पष्ट रूप से जो पितृवंशिकता के आदर्श को स्थापित करता हुआ दिखाई देता है। पितृवंशिकता ये कहती है कि पिता की मृत्यु के बाद जो उसके बेटे हैं वो उसके सारे संसाधनों पर अधिकार करेंगे, और इसीलिए महाभारत का युद्ध हुआ था। तो ये पितृवंशिकता को दिखा रहा है। दो चचेरे भाइयों के बीच का युद्ध अपने पिता की संपत्ति के लिए हो रहा है, ये बात भी पितृवंशिकता को दिखा रही है। लेकिन पितृवंशिकता का मतलब केवल ऐसा ही नहीं होता था कि केवल जो बेटा है वो ही पिता की संपत्ति पर अधिकार हासिल करेगा। कई बार ऐसा भी होता था कि अगर बेटा नहीं होता था तो कोई दूसरे जो उसके संबंधी होते, जैसे भाई है, भतीजा है, और कोई दूसरा संपत्ति है, वो भी उसके संपत्ति पर वो प्राप्त करते थे, वो भी उस पर संपत्ति पर अधिकार कर लेते थे। तो इसलिए वेरिएशंस भी दिखाई दे रहे हैं। केवल पिता की संपत्ति पुत्र को ही मिल रही है ऐसा जरूरी नहीं है। जो दूसरे रिश्तेदार हैं, जैसे भाई है, भतीजा है, कई बार जब उनका किसी व्यक्ति का कोई बेटा नहीं होता था तो जो अदर उसके किन्समैन होते थे, उसके जो रिश्तेदार होते थे, वो भी इसी पितृवंशिकता के कारण उसकी संपत्ति पे अधिकार कर लेते थे। लेकिन एक बात आपको ये भी याद रखनी है कि हमने पाठ 2 में प्रभावती गुप्ता के बारे में पढ़ा था। वो तो लड़की थी लेकिन फिर भी उसको अपने जो पति की संपत्ति मिल गई थी, और तो इसका मतलब कुछ अपवाद भी होते थे। हमेशा से ही पितृवंशिकता के अनुसार ही व्यवहार होगा ऐसा जरूरी नहीं था। कई बार पितृवंशिकता से हटकर भी व्यवहार होता था। जब कोई उसका बेटा ना हो तो उसका भाई, उसका भतीजा या कोई अन्य रिश्तेदार उसकी संपत्ति ले लेता था। और कई बार तो प्रभावती गुप्त जैसी जो महिलाएं हैं वो भी अपने पिता या अपने पति की संपत्ति पर अधिकार कर लेती थी। तो इसलिए पितृवंशिकता का आदर्श तो था, एक सामान्य रूप से माना तो जाता था कि पिता की संपत्ति पुत्र को मिलेगी, लेकिन हर बार ऐसा ही होता था यह आवश्यक नहीं है। और पितृवंशिकता का जो आदर्श है वो केवल राज परिवारों में होता था, ये भी बात जरूरी नहीं है। राज परिवारों में वो आदर्श तो चलता ही था, लेकिन जो सामान्य घर थे, सामान्य जो धनवान संपत्ति वाले लोग थे, वो भी पितृवंशिकता के आदर्शों को फॉलो करते थे। ऋग्वेद में भी पुत्रों की कामना की गई है, और इससे पता चलता है कि जो सामान्य जन थे वो भी पितृवंशिकता के आदर्श को पालन करते थे। तो ये सब बातें आपको अपने प्रश्न के उत्तर में देनी है जब ये सवाल पूछा जाए कि महाभारत पितृवंशिकता यानी पैट्रिलिनी के आइडियल को रीइंफोर्स करता है, तो उसमें ये सारी बातें बतानी जो अभी हमने डिस्कस की। अब जो अगला महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम के लिए वो है कि what were the rules of marriage during the period between 600 BCE to 600 CE? Were they universally applicable? तो अब एक तो पितृवंशिकता यानी पैट्रिलिनी पर सवाल आएगा, जो सामाजिक इतिहास को जानने के लिए जरूरी है। तो एक तो पैट्रिलिनी है, और दूसरा है मैरिज के रूल यानी विवाह के क्या नियम थे। तो महिलाओं की स्थिति को पुरुषों की, मतलब बेटियों की स्थिति को बेटों की तुलना में कुछ अलग माना जाता था। जो अच्छे परिवार थे उनमें ये माना जाता था कि जो बेटी का लाइफ है वो उसके पिता और भाइयों के पूरे संरक्षण में रहेगी, और सही समय आने पर वो एक उचित वर्ष से उचित उसके लिए जीवन साथी ढूंढकर उसके साथ विवाह कर देंगे। और विवाह भी कैसे करेंगे? एक्सोगेमी, यानी अपने जो गोत्र है उससे बाहर, उस अपने कुल से बाहर के किसी व्यक्ति से शादी करेंगे, एक्सोगेमी करेंगे। और यानी पूरी तरह से जो एक लड़की के जीवन है वो पूरी तरह से उसके पिता और भाई द्वारा रेगुलेट होता था। वो उसकी पूरी देखभाल करते थे, उसकी पूरी सुरक्षा करते थे, और उचित समय आने पर, सही समय आने पर, जैसी वो इस लायक होती थी कि शादी की जा सके तो एक उचित वर ढूंढ के उसकी शादी कर दी जाती थी, राइट टाइम और राइट पर्सन के साथ। तो ये सब विवाह के नियम थे। और इसके अलावा हम देखते हैं कि 4 तरह की मैरिज होती थी, टाइप्स ऑफ मैरिज थे। एंडोगैमी, एक्सोगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री।
इनके बारे में भी आपको याद रखना है। एग्जाम में मैचिंग या किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है और आपको इस प्रश्न के उत्तर में भी कि रूल्स ऑफ मैरिज क्या थे वो आपको इसमें जोड़कर बताना है। तो आपने देखा कि एक तो पिता और भाई की जिम्मेदारी है कि वो अपनी परिवार की जो बेटी है, बहन है, उसके लाइफ को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेंगे, उसका पूरा ध्यान रखेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे और सही समय आने पर उचित व्यक्ति के साथ उसका विवाह करेंगे और उसको कन्यादान देंगे, यानी दान भी दिया जाएगा। जो दान दहेज दिया जाता है उसकी विवाह के समय वो भी दिया जाएगा। ये सब रूल्स ऑफ मैरिज हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारा जो रूल्स ऑफ मैरिज हैं तो इसमें हमें ये बताया गया है कि 8 तरह के 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज थे, जिनमें से 4 फॉर्म्स ऑफ मैरिज हैं उन्हें तो अच्छा माना जाता था और जो बाकी 4 मैरिज, जो पहले 4 हैं उन्हें अच्छा माना जाता और बाकी 4 को अच्छा नहीं माना जाता था। तो इनके बारे में आपको पेज नंबर 58 का जो एक बॉक्स दे रखा है उसमें भी फॉर्म्स बता रखे, उसके कुछ 2-3 फॉर्म बता रखे, तो आप उसमें पढ़कर भी देख सकते हैं। तो विवाह के नियमों के बारे में जब भी सवाल आए तो आपको ये सारी बातें बतानी है। और तो क्या क्या बतानी है? एक तो पिता और भाई अपने पुत्री या बहन के जीवन पर पूरा नियंत्रण रखते थे, उसकी पूरी सुरक्षा करते थे और सही समय आने पर सही व्यक्ति के साथ उसका विवाह कर देते थे। एक तो ये बात बतानी जरूर। दूसरी बात बतानी है कन्यादान की अवधारणा, कि जब उसका विवाह करते थे तो उसके साथ दान दहेज भी उसके पति को दिया जाता था। और तीसरी बात कि एक्सोगैमी, यानी कि अपने परिवार से, अपने कुल से बाहर के किसी व्यक्ति से शादी करने की ये परंपरा थी ये। और 4 तरह की मैरिज थी जिसके बारे में हमने बताया, एंडोगैमी, एक्सोगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री। इनके बारे में आपको बताना है और फिर बताना है कि जो 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज थे जिनमें से पहले 4 को सही माना जाता था, बाकी 4 को गलत माना जाता था। तो ये सब बातें जब आप लिखोगे एग्ज़ाम में, अगर जब आपसे विवाह के नियमों के बारे में पूछा जाए तो आपको पर्याप्त अंक मिल जाएंगे। अब जो अगला महत्वपूर्ण सवाल है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है, वाई वर कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर लेड इन ग्रेट डिटेल बाय द ब्राह्मण्स ड्यूरिंग 600 BC to 600 CE वर दे यूनिवर्सली एप्लीकेबल? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर आपको पेज नंबर 57 और 58 पर ही मिलेगा। हुआ ये कि पहले तो सामान्य जो नियम बना रखे थे ब्राह्मणों ने कि भाई अपने गोत्र से बाहर की शादी करनी है और कन्यादान करना है और जो है सही समय पे मतलब सही समय पर सही व्यक्ति के साथ शादी करनी है, कन्या और जो मतलब उसका टाइम वगैरह सही देखना है कि कब शादी करनी है, ये सब चीज़ें आपको होती रही थी। लेकिन फिर जैसे जैसे समाज, जैसे जैसे हम देखते हैं कि नए टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ तो सोशल लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली गई, यानी जटिल होती चली गई। दूर दूर से, दूर और पास के शहरों से, गांव से लोग सामान बेचने के लिए दूर दूर के गांव और शहर जाने लगे, लोगों का मेल जोल काफ़ी बढ़ा। तो इससे जो पुराने ज़माने से उनके जो सामाजिक नियम कायदे चले आ रहे थे, अब लोगों ने उन पे क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया, उनको मानना से इनकार कर दिया और लोग अब ढिलाई बरतने लगे, उन बातों को नहीं मानते थे। तो इससे समाज के जो ठेकेदार थे यानी ब्राह्मण जो थे, उनको लगा कि भाई ये तो अब ठीक नहीं है कि लोग नियम कायदों को नहीं मानने से तो समाज जो है भ्रष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने इन नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए कुछ धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र लिखे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है मनुस्मृति, जो 200 BC से 200 CE के दौरान लिखी गई। तो इनमें समाज के नियम कायदे कौन से फॉलो होने चाहिए, कौन से नियम कायदों का पालन होना चाहिए, इनके बारे में बहुत अच्छे ढंग से लिखा गया, बड़ी सख्ती से लिखा गया कि भाई बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, इन नियमों को मानना चाहिए, इन कायदों को मानना चाहिए। तो इसलिए ये हमारे ये जो है धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र लिखे गए। सवाल ये आ सकता है कि धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र क्यों लिखे गए? तो इसका कारण ये था कि जो नए शहरों के विकास की वजह से जो नया सामाजिक जीवन होता वो जटिल हो गया था। लोग दूर पास से अब व्यापार करने के लिए दूर दूर की जगह पे जाने लगे, लोगों का आपस में घुलना मिलना हो गया, काफ़ी चीज़ें आ गई, तो वो पुराने बातों को मानने से इनकार करने लगे, उसके प्रति शिथिल होने लगे। तो समाज भ्रष्ट ना हो जाए
इसके लिए ब्राह्मणों ने इन नियमों को अधिक सख्ती से लागू करने के लिए इनको स्पष्ट रूप से लिखना उचित समझा और इसीलिए धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र लिखे गए 500 BC से 500 CE के दौरान। और इनमें सबसे प्रसिद्ध है मनुस्मृति जो 200 BC से 200 CE के दौरान लिखी गई। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो नियम कायदे ब्राह्मणों ने लिख तो दिए, लेकिन लोग पूरी तरह से इनका पालन करते थे ऐसा ज़रूरी नहीं था। आमतौर पर जो लिखा गया है वो समाज के निचले स्तर पर भी समाज के सभी वर्गों के द्वारा स्वीकार भी किया जा रहा था, ऐसा जरूरी नहीं है। और ऊपरी तौर पर स्वीकार भी किया, मुख्य रूप स्वीकार किया, फिर भी हर जगह अपवाद मिलते रहते थे। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल थे। तो आपको इसका उत्तर पेज नंबर 57 और 58 पर मिलेगा। तो आज हम इसके बारे में यहीं तक चर्चा करते हैं। अगले वीडियो में इन पर अगली चर्चा करेंगे। आप सब अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई करते रहें और इतिहास में सभी को बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। अब तब तक के लिए नमस्कार।